के बारे में जानेंगे। देखिए थर्मोडायनेमिक वर्क ट्रांसफ़र, जब भी हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन देते हैं तो हम उसमें ही बताते हैं कि हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र दोनों का एनर्जी इंटरेक्शन की स्टडी सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य इन दोनों की स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक जो सब्जेक्ट है उसकी स्टडी कहलाती है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक वर्क ट्रांसफ़र को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि थर्मोडायनेमिक वर्क वह वर्क है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर, जिसका सोल इफ़ेक्ट पूर्ण प्रभाव सिस्टम से बाहर किसी वेट को उठाने में काम आए या ऐसा करने की वो चेष्टा करे, कोशिश करे। देखिए सिंपल, जब आप फिजिक्स में या मैकेनिक्स में वर्क की डेफिनेशन या वर्क के बारे में पढ़ते हैं तो आपको उसमें पता लगेगा कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तब फोर्स लगाने पे उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आता है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ये आपको वर्क की वैल्यू देता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक वर्क डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि सपोज़ कीजिए कि आप एक वॉल है, आप उस पर फोर्स आरोपित कर रहे हैं। जब आप उस पर फोर्स इम्पोज करते हैं तो उस वॉल में डिस्प्लेसमेंट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं किया, आप अपनी एनर्जी के एक्सपेंस पे उस वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यदि आप मान लीजिए उस वॉल की जगह मैं कोई स्लाइडर मूवमेंट लगा दूं और उस स्लाइडर से मैं एक रोटेशनल पुली है उसको अटैच करके उस और उसकी शाफ्ट पर जो है एक रोप की सहायता से मैं वेट लगा दूं, तो जब वो स्लाइडर मूव करेगा तो उसके मूव करने से जो पुली का रोटेशन होगा, उस रोटेशन से रस्सी रोप से बंधा हुआ जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जब आपने वॉल पे फोर्स लगाया आपने थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं किया था, आपने थर्मोडायनेमिक वर्क किया अपनी एनर्जी के एक्सपेंस में, क्योंकि आपने उसको ऐसा करने की चेष्टा करी। अगर उसमें एक अरेंजमेंट करके अगर आप कुछ इस तरह का मूवमेंट लगा सके पुली का, तो आप वहाँ उस फोर्स से, आपके लगाए हुए फोर्स से जो वेट है वो उठाया जा सकता है। लेकिन मैकेनिकल वर्क यहाँ पर ज़ीरो है, जहाँ यांत्रिकी परिभाषा के अनुसार जो है किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया गया है। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए आपके सामने एक फिगर दिखाया गया है, ठीक है। इस फिगर को देखिए, इसमें एक बैटरी है, एक स्विच है, एक बल्ब है। इन तीनों को सर्किट में जोड़ा गया है। जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करते हैं तब क्या होता है, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये बल्ब इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये बैटरी आपका सिस्टम है तो सिस्टम के बाहर इस इलेक्ट्रिक वर्क के द्वारा ये बल्ब इग्नाइट हो रहा है, लेकिन क्या इस इलेक्ट्रिक वर्क के थ्रू वेट उठाया जा सकता है इस पोजीशन में, इस कंडीशन में? इस कंडीशन में ये आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ये ऐसा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करें इस सर्किट डायग्राम में, इस स्लाइड में देखिए आप कि जब आप इस सर्किट में इस तरह का चेंज करते हैं कि आपने बल्ब की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर अप्लाई कर दी है और उससे आपने पुली को कनेक्ट कर दिया है और इससे रोप की सहायता से इस पे वेट अटैच है। अब इस पोजीशन में जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो बैटरी से करंट फ्लो होगा और जिससे विद्युत जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें इंडक्शन प्रिंसिपल से इसकी जो आर्मेचर जो शाफ्ट है वो घूमेगी और उस शाफ्ट के घूमने से पुली में मूवमेंट होगा और ये भार जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर जाएगा। तो इस परिस्थिति में ये थर्मोडायनेमिक वर्क है, ठीक है। तो इसको थर्मोडायनेमिक वर्क कहेंगे क्योंकि इसका जो सिस्टम से बाहर जो पूरा इफेक्ट है वो वर्क को उठाने में काम आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम अब इसमें ये चीज़ नोट करने की है, जब आप स्विच ये ओपन है उस स्थिति में तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा। जब आपने स्विच इसको क्लोज किया तब ये थर्मोडायनेमिक वर्क लगातार हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। जब आपने स्विच वापस से इसको ओपन कर दिया तो थर्मोडायनेमिक वर्क होना बंद हो गया। तो इट मीन्स क्या सेंस निकला कि जो थर्मोडायनेमिक वर्क है, वर्क वर्क इज इन या वर्क ट्रांसफ़र इज इन ट्रांजिएंट फॉर्म, ठीक है। ये ट्रांजिएंट फॉर्म में हो रहा है, यानी कि लगातार कंटिन्यू में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर W1 वर्क है स्टोर्ड, ऐसा नहीं है। या तो वर्क सिस्टम से सराउंडिंग पे किया जा रहा है या वर्क सराउंडिंग सिस्टम पे करता है। हमेशा ये दो ही रीज़न हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो सिस्टम है इसमें W1 वर्क है या W2 वर्क है, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये वर्क कंटिन्यूएशन में ट्रांजिएंट लगातार किया जा रहा है कंटिन्यूएशन में, तो ये वर्क संक्रमण में है, ट्रांजिएंट फॉर्म में है।
ठीक है। तो इसे जब हम शो करते हैं वर्क को, तो हमें इसे हम डी डब्ल्यू से शो करते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल में, या हम इसे पूरे किसी साइकिल के लिए शो करते हैं। ठीक है, यहाँ 1 2 3 जो है एक पूरे साइकिल जो है उसको शो करता है। तो देखिए वर्क ट्रांसफ़र जो है वो एक क्या है, पॉइंट फंक्शन ना होकर के पाथ फंक्शन है। देखिए पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन वो है जो किसी पूरे थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है उस पर डिपेंड करता है, ना कि सिस्टम की स्टेट पर। ठीक है, सिस्टम द्वारा अपनाए जाने वाले पाथ या प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये स्टेट 1 है, सिस्टम की पीवी प्लॉट है, यहाँ से ये प्रोसेस हुआ ए, और ये सिस्टम 2, सॉरी सिस्टम की स्टेट 2, और 2 से वापस से ये जो सिस्टम है वापस से अपनी इनिशियल स्टेट को रहा है, तो ये एक साइकिल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब इस पीवी प्लॉट पर जो थर्मोडायनेमिक वर्क होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा, ये जो एरिया पीवी प्लॉट पर बना है। तो यानी कि सिस्टम के द्वारा अपनाए जाने वाले पाथ पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैं ये जो प्रोसेस है इसमें चेंज कर दूँ, इस तरह से लेके जाऊँ इस प्रोसेस को, और इसको इस तरह से लेके आऊँ वापस से, तो ये क्या होगा, इस परिस्थिति में एरिया बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वर्क जो है वो कुछ और होगा, पहले वाले की अपेक्षा में ज़्यादा होगा। तो ये बात यहाँ ध्यान रखने की कि थर्मोडायनेमिक वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, सिस्टम द्वारा अपनाए जाने वाले पथ पर निर्भर करता है, ना कि सिस्टम की स्टेट पर। देखिए इस सिस्टम की स्टेट दोनों यहाँ पर सेम वही है पहले जो थी, लेकिन दोनों के द्वारा जो अपनाए जाने वाले प्रोसेस हैं, जो पथ हैं, वो अलग अलग है। तो पहले वाले केस में थर्मोडायनेमिक वर्क कम होगा, और सेकंड वाले में केस में थर्मोडायनेमिक वर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पीवी प्लॉट पर जो एरिया इन्वॉल्व है वो ज़्यादा है। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको देखना चाहें, तो जो पाथ फंक्शन है डेल्टा डब्लू, वो क्या होता है, वो पीडीवी जो वर्क है क्लोज सिस्टम के लिए, हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखिए हीट ट्रांसफ़र भी सेम पाथ फंक्शन होता है वर्क ट्रांसफ़र की तरह। ये भी एनर्जी इंट्रैक्शन कंटिन्यूएशन में है, ट्रांजिएंट फॉर्म में, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके थे। हीट ट्रांजिएंट फॉर्म में अवेलेबल होती है। अगर मान लीजिए सिस्टम है आपके सामने, मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है। अब अगर आप ये कहते हो कि ये सिस्टम है और इसमें डेल्टा क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट है, इट इज़ टोटली रॉन्ग सेंटेंस। ऐसा नहीं है। या तो डेल्टा क्यू वन अमाउंट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, या डेल्टा क्यू वन अमाउंट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो द ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूएशन में है, लगातार बह रही है। और हीट ट्रांसफ़र होने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। मान लीजिए सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है, और सिस्टम का टेम्परेचर कितना है टी, और सिस्टम का टेम्परेचर टी ग्रेटर देन टी नॉट, तो क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हीट ट्रांसफ़र होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हीट ट्रांसफ़र होगा। और अगर मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तब सराउंडिंग से सिस्टम की ओर हीट ट्रांसफ़र होगा। देखिए जब सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हीट ट्रांसफ़र होता है, देन इट इज़ टेक एज नेगेटिव हीट ट्रांसफ़र, माइनस साइन देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। और जब सराउंडिंग से सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है, हीट फ्लक्स या हीट ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र भी वर्क ट्रांसफ़र की तरह क्या है, ट्रांजिएंट फॉर्म है, पाथ फंक्शन है, सिस्टम द्वारा अपनाए जाने वाले पाथ पर निर्भर करता है, ना कि सिस्टम की स्टेट पर। हीट ट्रांसफ़र इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन, देन इट इज़ ऑल्सो शोन एज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। आइदर हम इसे Q1 to 2 शो करते हैं, या 1Q2 शो करते हैं प्रोसेस के लिए। ठीक है, हम इसे कभी भी Q1 या Q2 या Q3 इस तरह से शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, पाथ फंक्शन है, ना कि पॉइंट फंक्शन है। ये सिस्टम द्वारा अपनाए जाने वाले पथ पर डिपेंड करता है, प्रोसेस पर डिपेंड करता है, ना कि सिस्टम की स्टेट पर। अब देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट कोरिलोरीज हैं हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र से रिलेटेड। एक करके इनको देखिए वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र वे एनर्जीज़ हैं जो केवल ट्रांजिएंट फॉर्म में होती है। सिस्टम में
किसी कोई वर्क ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं कि मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कोई एक पात्र है या कोई एक सिस्टम है आपका, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस सिस्टम में W1 अमाउंट ऑफ वर्क है या Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, हीट ट्रांसफ़र है। हमेशा हम यह कहेंगे कि सिस्टम से सराउंडिंग पे डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू अमाउंट का वर्क किया जा रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम पे किया जा रहा है, या फिर हीट ट्रांसफ़र सिस्टम से सराउंडिंग पे हो रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा है। सेकंड पॉइंट, जब सिस्टम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल सही कि सिस्टम की चेंजेस, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको टेम्परेचर के लिए बताया कि मान लीजिए सिस्टम है ये, ठीक है। अभी ये सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, बराबर दोनों इक्वल टेम्परेचर पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। यदि मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, T1 हो जाता है, तो इससे क्या होगा, एक ड्राइविंग फोर्स जनरेट होगा, कौन सा, हीट ट्रांसफ़र होगा। और उस हीट ट्रांसफ़र के जो बेसिस पे है सिस्टम या जो मशीन है, उस हीट ट्रांसफ़र के जरिए वर्क ट्रांसफ़र भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, किसी क्लोज सिस्टम में वर्क ट्रांसफ़र के द्वारा जिन प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं वही चेंजेस हीट ट्रांसफ़र के द्वारा भी प्राप्त किए सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में देखेंगे। यही फर्स्ट लॉ का एक स्टेटमेंट भी है कि नेट वर्क ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफ़र, यानी कि जो इफेक्ट वर्क ट्रांसफ़र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वही इफेक्ट सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, किसी क्लोज सिस्टम में टोटल हीट कहना गलत है क्योंकि यह प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल सही। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई सिस्टम है, इसमें यदि आप ये कहते हैं कि इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। या तो डेल्टा Q1 अमाउंट ऑफ हीट, इस एक्चुअली इसे Q1 भी नहीं बोलते, ऑलवेज इट इज से डेल्टा 1 DQ या DQ1 या Q1 to 2। तो हमेशा हम ये कहेंगे कि Q1 to 2 या डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी नहीं है जो सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करे। फिफ्थ पॉइंट, दोनों प्रकार की ऊर्जा यानी वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र परिसीमा पर होती है, अर्थात की ऊर्जा परिसीमा को पार करते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि एनर्जी जो दोनों है एनर्जी इंटरेक्शन है, वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र, दोनों ही ये सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करती हैं, सिस्टम बाउंड्री से होती है। ऐसा नहीं होता कि सिस्टम के अंदर ही वर्क ट्रांसफ़र हो जाए, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा, सिस्टम के अंदर वर्क ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिस्टम बाउंड्री फिनोमिना है, ये बाउंड्री क्रॉस करते हैं। सिक्स पॉइंट, केवल तापमान द्वारा हीट ट्रांसफ़र को ही एनर्जी इंटरेक्शन को ही हीट ट्रांसफ़र कह सकते हैं, अन्य सभी प्रकार के एनर्जी इंटरेक्शन कार्यान्तरण के होते हैं। बिल्कुल सही। जैसे हमने अभी बताया कि ड्राइविंग फोर्स जो है हीट ट्रांसफ़र होने के लिए वो ओनली टेम्परेचर डिफरेंस है। जब सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा जितने भी एनर्जी इंटरेक्शन होते हैं वो सारे के सारे वर्क ट्रांसफ़र में की कैटेगरी में आएंगी। लास्ट पॉइंट, हीट एंड वर्क दोनों ही पाथ फंक्शन है और ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। बिल्कुल सही कि दोनों ही पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं, सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, दोनों पाथ फंक्शन है। सिस्टम द्वारा अपनाए जाने वाले प्रोसेस पर, पाथ पर डिपेंड करते हैं, ना कि सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए किसी पात्र में या किसी वेसल में कोई फ्लूइड है जो 700 किलो पास्कल प्रेशर पर फिल्ड है। इसे कांस्टेंट प्रेशर पर इनिशियल वॉल्यूम 0.28 मीटर क्यूबिक से 1.68 मीटर क्यूबिक तक प्रसारित किया जाता है। तो किया गया कार्य बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर एक पोजीशन इसमें देखिए, मैं आपको एक पीवी प्लॉट के द्वारा समझा देता हूँ। ये पी और ये इधर पी, ठीक है। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 0.28 मीटर क्यूबिक। दोबारा से देख लीजिए, ये वी इस एक्सिस, दिस इज पी। इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए यहाँ पर है ये 0.28 मीटर क्यूबिक, और इसे कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये देखिए ये 0.28 मीटर क्यूबिक है, ये मैंने मार्क कर दिया 0.28 मीटर क्यूबिक, 0.28, ओके। और इसे कांस्टेंट प्रेशर यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर है और इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसे 1.68 मीटर क्यूबिक, तो ये मैंने कांस्टेंट प्रेशर बना दिया।
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2, और स्टेट 2 पर ये जो हमारा वॉल्यूम है V2 वो कितना है, ये है 1.68 मीटर क्यूबिक तक प्रसारित किया जाता है, यानी कि इसको एक्सपेंड किया जाता है। अब देखिए एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो देखिए ये छोटा सा फिनोमेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है आपको। देखिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन, देखिए जब भी किसी चीज़ को एक्सपेंड किया जाएगा ना तो उसका वॉल्यूम जो है क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन में बढ़ेगा, बढ़ता है। और जब भी किसी चीज़ को कंप्रेस किया जाएगा तो उसका कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो अभी हमने देखी ये एरो, अभी मान लीजिए इस एरो, अब इस एरो को देखिए कहाँ से कहाँ लगाना है, ये डिपेंड करेगा प्रोसेस पे। हालांकि मैंने पहले ही लगा दिया था, बट आप इसको देखिए कैसे लगाते हैं हमेशा प्रोसेस। अब देखिए कैसे पता चलेगा प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है या 2 से 1 जा रहा है, इसमें एक लिखा हुआ है प्रसारित किया, यानी कि एक्सपेंड किया जाता है। जब भी कोई चीज़ एक्सपेंड होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेस होगी तो घटेगा। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ना, यानी कि V1 इनिशियल वॉल्यूम कम है, 2 स्टेट पर इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये प्रोसेस इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो ये कहता कि इसे कंप्रेस किया जाता है, तो कंप्रेस में क्या करते हैं, कंप्रेस में वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो 1.68 यानी कि V2 वॉल्यूम से V1 की ओर, तब ये एरो जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से आता। ठीक है प्रोसेस। तो अब देखिए इसका आपको डेल्टा डब्लू कैलकुलेट करना है, या W122, तो इसको हम क्या लिख देंगे, PdV। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया हुआ है, 700 किलो पास्कल, तो किलो पास्कल में ले लीजिए एज इट इज 700 किलो पास्कल। और V जो है V2 माइनस V1 dV, यानी V2 माइनस V1, V2 की वैल्यू कितनी है 1.68 माइनस 0.28, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये आ जाएगा आपका 980 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है डेल्टा W122 किलो जूल में आंसर आ जाएगा। देखिए साइन कन्वेक्शन जो है वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र का जस्ट रिवर्स होता है, एक एक दूसरे से। मान लीजिए ये सिस्टम है आपका, ठीक है, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डिलीवर किया जाता है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग पे वर्क किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, यानी कि ये सराउंडिंग है और सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है, तो देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम को वर्क दिया जा रहा है। ठीक है, वर्क यानी कि सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। if heat transfer is happen from the system to the surrounding then it is stays नेगेटिव, यानी कि सिस्टम से अगर बाहर हीट जा रही है, हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग को हो रहा है, देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। एंड इफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव हीट ट्रांसफर। जस्ट रिवर्स होते हैं, वाइस वर्सा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये CP CV और R में संबंध, यानी कि इसको मेयर संबंध भी बोलते हैं। CP मतलब स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, CV कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, और R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है। बेसिकली R जो है, R के बारे में हम आइडल गैस वाले जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू RU अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। यहाँ पर RU जो है वो यूनिवर्सल गैस को कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन मोल होती है। और M किसी भी गैस का मोलिकुलर वेट है, यानी कि R जो है वो गैस कांस्टेंट है। सपोज कीजिए आपको R जो है वो एयर के लिए फाइंड करना है, ठीक है, तो आप RU की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि यूनिवर्सल है 8.314, ओके, डिवाइड बाय M जो गैस जो एयर का मोलिकुलर वेट है, एयर का मोलिकुलर वेट न्यूमेरिकल पर्पज से अपन 29 लेते हैं, तो ये आपको R जो है एयर की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 0.289, सॉरी 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यानी कि R निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में उसी गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होता है, आपको R मिल जाता है। तो देखिए ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है वो दिखाया गया है, इस तरह से। यहाँ पर ये एक पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पर एक गैस भरी हुई है, ठीक है, एयर है। देखिए चित्रानुसार सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में M kg गैस स्थिर कांस्टेंट प्रेशर पर है।
अब यदि इस गैस को डेल्टा क्यू हीट प्रदान की जाती है, देखिए यहाँ से जैसे कि दिख रहा है, इसको डेल्टा क्यू हीट जब हम देंगे तो ये जो पिस्टन है स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ जाएगी, इधर यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इनिशियल पोजीशन पर जो पिस्टन जो के अंदर गैस भरी हुई है उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। यहाँ पर P1, V1 और T1, और जब ये एक्सपेंड होकर के गैस यहाँ आ जाती है तो यहाँ पर जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो P2, V2 और T2 हैं। तब देखिए जो डेल्टा क्यू इस गैस को एनर्जी दी गई है, ठीक है, अब वो जो गैस जो एनर्जी डेल्टा क्यू इसको दी, अब वो कहाँ कहाँ पे देखो एक्सपेंड हुई है। देखो इस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, तभी तो ये गैस इसको एनर्जी मिली, तब ये एक्सपेंड होकर के पिस्टन पर फोर्स लगाया और पिस्टन यहाँ पर आ गई। तो यानी कि ये जो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये दो जगह काम में आई है। पहला, इस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ किया है इस डेल्टा क्यू ने। दूसरा, इस पिस्टन में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ है। देखो पिस्टन यहाँ पे आ गई ना, मैकेनिकल वर्क हुआ है। तो अब यानी कि हम जब इसको लिखेंगे तो कैसे, यानी कि डेल्टा क्यू दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जो डेल्टा क्यू दी गई ऊष्मा वो क्या है, कांस्टेंट जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया हुआ था। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन किया तभी तो प्रेशर राइज ना होकर के पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पर आ गई थी। ठीक है, तो दी गई जो ऊष्मा है वो क्या है, डेल्टा क्यू mCp/dt। देखिए इस इक्वेशन में दिखेगा आपको इधर। ठीक है, mCp/dt इज इक्वल टू, अब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज, यानी कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी उसमें वृद्धि हुई। अब जूल्स के लॉ से हमें पता है इंटरनल एनर्जी इज द ऑलवेज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा यू है वो क्या होती है, mCv/T2 माइनस T1। ओके, और डिस्प्लेसमेंट जो वर्क है डेल्टा डब्लू वो क्या हो जाएगा, PdV। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है। इधर देखिए दोबारा से इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, mCp/dt इज इक्वल टू mCv/ΔT प्लस PdV। तो देखिए mCp/T2 माइनस T1 लिख देंगे इसको। डेल्टा टी जो ये इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज है mCv/T2 माइनस T1, और जो PdV है वो PV2 माइनस V1। तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, PV इज इक्वल टू mRT। ये आपने सुना ही होगा, सब जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ से जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ तो P1V1 स्टेट 1 के लिए P1V1 को हम क्या लिख सकते हैं, mRT1। ठीक है, और P2V2 को mRT2। तो देखिए यहाँ पर हम mCp/T2 माइनस T1 mCp/T2 माइनस T1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, mCv/T2 माइनस T1 एज इट इज़। और ये जो PV2 माइनस V1 है इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, PV2 माइनस V1 की mRT2 माइनस T1। ठीक है, प्रेशर तो देखिए कांस्टेंट है तो ये प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर पहले ही बोल दिया था, कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं। तो P1 P2 बराबर P है, तो PV2 माइनस V1 इस पर हम जब वैल्यू आइडल गैस इक्वेशन से पुट करेंगे तो PV इज इक्वल टू MRT से PV2 माइनस V1 इज इक्वल टू आ जाएगा MRT2 माइनस T1। तो अब देखिए यहाँ पर m से m कैंसिल आउट हो जाएगा इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। देखिए इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन जहाँ से m और टेम्परेचर T2 माइनस T1 कैंसिल आउट होकर के ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, जिसको हम बाद में स्टेप में CV माइनस CV इज इक्वल टू R लिख देंगे। ये मेयर संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, मेयर संबंध। ठीक है, अब Cp अपॉन CV क्या होता है, गामा स्पेसिफिक हीट रेशो, ये अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ से Cp अपॉन CV इज इक्वल टू गामा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहाँ से Cp और CV की वैल्यू हम R और गामा के रूप में निकाल लेंगे। देखिए क्या आएगी, Cp की वैल्यू आएगी R, Cp की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी R गामा अपॉन गामा माइनस 1, और CV की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये मेयर संबंध कहलाता है, ये एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ ले जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।